एवरीवन, दिस इज सनु डिप्टान और आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े छोटे मोटे जो क्या होते हैं, झगड़े तो हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकती है, हर्डल्स आ सकती है। उन सबको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, उनके लिए ये चैप्टर आपके लिए है ये, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी बॉडीज के अंदर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि किस किस तरीके से हम इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और काफी सारी बातों को हम इसके अंदर इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपने चैप्टर को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। हम यहाँ पर दो पार्टी लेके चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मल सी बात है। अब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, एक होगा इंपोर्टर, एक होगा एक्सपोर्टर, तो ऑब्वियस सी बात है दो पार्टी होंगी। तो यहाँ पर हम लास्ट चैप्टर को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, राइट, याद है सबको, तो वो सभी पढ़ेंगे। लीगल फ्रेमवर्क जो हमने पढ़ा था, लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फॉरेन ट्रेड, राइट। तो यहाँ पे टू पार्टीज होती थी, एक होता था हमारा एक्सपोर्टर, देन सेकंड इज देयर इंपोर्टर। एक्सपोर्टर किसे कहते थे, जो क्या कर रहा है, सामान को सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। इंपोर्टर किसे कहते हैं, जो सामान को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो सबसे पहले बेसिक टर्म तो यही है, दो पार्टीज हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इन केस हमने एक पीछे एग्जांपल लिया था कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ये ऐसे ही सामान खरीद रहा है, बेच रहा है। हमने एग्जांपल लिया था लैंड को खरीदने का, एग्जांपल लिया था लैंड को बेचने का, ठीक है। मान लीजिए ये जो पर्सन था मिस्टर एक्स, इसके पास जो जमीन है, इसने वादा किया था कि ये मिस्टर वाई को दे देगा, ठीक है। तो मिस्टर वाई ने इसको एडवांस में एज इट इज 25 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाए थे, याद है वो एग्जांपल, ठीक है। एडवांस में डिपॉजिट तो करवा दिए, बट मिस्टर एक्स देने से मुकर गया कि मैं नहीं देता प्रॉपर्टी के कागज, मैं नहीं देता कुछ तुझे, कुछ भी, मतलब एज अ मतलब प्रॉपर्टी देने से उसने मना कर दिया। और ये भी मना कर दिया कि इसने मुझे 25 लाख रुपए दिए थे। तो कहीं ना कहीं फिर कोर्ट, ये कोई गया कोर्ट के पास, ठीक है, और कोर्ट कहता है कि लाओ भाई एविडेंस कहाँ है, क्या है, एविडेंस कहाँ है, वेयर इज द एविडेंस। तो कहने का मतलब एक जब हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं, तो वहां क्या होना चाहिए, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से जो हमारी प्लेंटिफ पार्टी होती है। अब यहाँ पर देखो, जिसको नुकसान हुआ है इसे हम कहेंगे प्लेंटिफ पार्टी, और जिसने ये धोखा दिया है उसे कहेंगे डिफेंडेंट पार्टी, डिफेंडेंट पार्टी कहेंगे। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे प्लेंटिफ पार्टी के पास मींस कि मिस्टर वाई के पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है कि वो प्रूफ कर सके कि मैंने इसको 25 लाख रुपए दिए। तो दैट्स अ रीजन कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो भी रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अब बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, जहां पर एक्सपोर्टर होते हैं, इंपोर्टर होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्टर की कंट्री अलग होगी, इंपोर्टर की कंट्री अलग होगी। यहाँ के जो रूल रेगुलेशंस हैं, यहाँ की जो टर्म कंडीशंस हैं, वो सभी की सभी क्या होंगी, अलग अलग होंगी यहाँ की टर्म एंड कंडीशंस के कंपैरिजन में। तो दैट्स अ रीजन कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर इन केस फ्यूचर में डिस्प्यूट हो जाता है, देखो अभी तो मान लीजिए मैं आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, मुझे भी नहीं पता कि आपके साथ क्या डिस्प्यूट हो जाए, मुझे भी नहीं पता कि आप मेरे साथ क्या धोखाधड़ी कर दे या फिर मैं आपके साथ कर दूं, तो क्या होगा कि आप और मेरे बीच में क्या होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसी लेवल, इसी चीज को अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे ले जाऊं तो उसे कहेंगे हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को, ठीक है। अब इनको रिजोल्व करने के लिए काफी सारी बॉडीज बनाई गई है, ठीक है, जैसे कि लिटिगेशन का पॉइंट आएगा, आर्बिट्रेशन का पॉइंट आएगा, कंसिलिएशन का पॉइंट आएगा, एडीआर का पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो डिफरेंट कंट्रीज है ना, इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे इनको रिजोल्व करें, इनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दोबारा से हम क्या कर सके, बिल्ड कर सके, कि इनके बीच में ऑब्वियस ही बात है अगर किसी भी कंट्री के साथ हमारा वैरभाव बढ़ता है तो हम वहां से ट्रेड करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारे इमेज और दूसरी कंट्री की भी इमेज डाउन तो हो रही है ना। तो इन सब चीजें का फर्क ना पड़े, इन सब चीजें क्रिएट ही ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेटलमेंट बॉडी बनाई गई। हर कंट्रीज के रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन तो देखो हमारा हर चैप्टर के अंदर होता है विद एग्जाम्पल्स जो होती है, राइट, ठीक है। हम फिर उन एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके कारण डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है। देखो डिस्प्यूट्स क्यों क्रिएट होते हैं, डिस्प्यूट्स ऑब्वियस ही बात है क्रिएट क्यों होता है, जब या तो ये जो एक्सपोर्टर है ये अपनी लायबिलिटीज को पूरा ना करे,
या फिर मैं कहूँ ये इंपोर्टर लायबिलिटी को पूरा ना करे, या फिर दोनों ही पूरा ना करे, या फिर मैं कहूँ कि जो एक्सपोर्टर ने प्रॉमिस किया था कि इनको सामान पहुंचाने का कि ये 25 तारीख तक आपको सामान पहुंचा देंगे, बट इन्होंने पहुंचाया कब? 30 तारीख को। क्या अब उसकी इंपोर्टर के लिए, जिसने खरीदना था ये सामान, उसके लिए वैल्यू रह जाएगी? नहीं रह जाएगी ना। तो इसलिए इन सभी कारणों के कारण, इन सभी चीजों के ऊपर क्या होता है? डिस्प्यूट्स होते हैं। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। फिर इन डिस्प्यूट्स को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, व्हाट मेथड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। ओके, वेट, ठीक है जी, आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन द लिटिगेशंस, आर्बिट्रेशंस, आर्बिट्रेशन एंड द कंसिलिएशन। ये सारे के सारे मेथड है, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने जो डिस्प्यूट्स उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस। अब देखो, अब किसी एक मेथड की लिमिटेशन होगी तो कहीं ना कहीं दूसरे मेथड की ये पॉजिटिव पॉइंट होंगे, दूसरे मेथड की पॉजिटिव पॉइंट है तो तीसरे मेथड की लिमिटेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे के इंटरलिंक्ड है। तो हम एक के पॉइंट करेंगे, दूसरे के एडवांटेज पढ़ेंगे, तो आप सबको समझ पाएंगे। एडीआर एंड कंसिडरेशंस एंड रोल ऑफ द आईसीसी, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है। और मेथड तब समझ में आएंगे जब आपको एरिया पता होगा कि कब डिस्प्यूट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शंस मोस्ट बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन रादर देन द बेस ऑफ द वर्बल। अभी मैंने आपको समझाया कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स की जा रही है बिजनेस टू बिजनेस, डिफरेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा? रिटन फॉर्म में होगा। ये नहीं है कि आप ऑरली कह रहे हो कि हाँ हाँ मैं तुम्हें जमीन बेच दूंगा, मैं तुम्हें ये इतना सामान पहुंचा दूंगा। नहीं, ये आपका लिखित में होना चाहिए, ऐसे बिलिंग होनी चाहिए, रिसीट होनी चाहिए आपके पास कि आपको इसे सामान बेचना है और आपको इसे सामान खरीदना है। इज इट क्लियर? ठीक है। द रिटर्न एक्सपोर्ट और, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अगर रिटर्न होगा ना बच्चे, ये एक एविडेंस, ये एक प्रूफ नजर आएगा कि हाँ आप इसके हिस्सेदार हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्टी हैं, जिसको या तो नुकसान पहुंच सकता है या फिर आप नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हो। राइट। डिस्प्यूट अराइज ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द एक्सपोर्टर एंड द इंपोर्टर। देखो डिस्प्यूट्स ये नहीं होता है कि वैसे ही अराइज हो जाता है, नहीं। जब भी कोई टर्म कंडीशंस को ब्रीच करता है, जब भी कोई टर्म कंडीशन को तोड़ता है, तब क्या होता है? झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज इट क्लियर? एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स अराइज व्हेन a disagreement occur between the countries or the companies। ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए ना, तो डिस्प्यूट्स तब अराइज होते हैं जब क्या होते हैं? जब कोई भी कंट्री या फिर कोई भी कंपनी उन जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ था बाद में उससे मुकर जाए कि हम तो ये करेंगे नहीं। ठीक है, रिगार्डिंग देयर इज अ ट्रेड प्रैक्टिसेस की, जैसे कि क्या सामान कैसे पहुंचाना था, कितने डेट पे पहुंचाना था, इसके अंदर ये मटेरियल इंक्लूड होना था, ये हमने इतना प्राइस सेट किया था, है ना, फ्यूचर प्राइस, फॉरवर्ड प्राइस, ये बढ़े थे ना। राइट। This disagreement can be stemmed for the various issues related to the, अभी इशू पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एरिया पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट को देखते हैं। कहते हैं कि disputes arise when the contracting party do not fulfill their contractual obligations। ये कहते हैं कि जो भी पार्टीज हैं वो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरा नहीं करती। ऑब्वियस ही बात है, तो डिस्प्यूट तो होंगे ही होंगे। दूसरा कहते हैं कि व्हेन द टाइम इज कंसीडर्ड, इस टाइम बोला गया टाइम को कंसीडर किया गया, इसकी टाइम पर उन्होंने सामान ना पहुंचाया हो या फिर टाइम पर उन्होंने पेमेंट ना दी हो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, जब हमें जरूरत होती है पैसे की, अगर वो टाइम पे ना मिले तो उसकी वैल्यू भी नहीं रहती, है ना। इसी तरह से सामान की, अगर आपको एग्जाम के टाइम पे ये नोट्स मिल रहे हैं, राइट, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर एग्जाम होने के बाद आप इन नोट्स की बात मैं आपको सेंड करूं तो ऑब्वियस ही बात है आपके लिए ये यूजलेस हो जाएंगे, है ना। तो टाइम इज अ कंसीडर, टाइम को कंसीडर किया गया है। अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम पे जो भी शर्त रखी गई थी कि इतने महीने के अंदर अंदर ये सामान यहाँ पहुंच जाना चाहिए, ये सामान वहां पहुंच जाना चाहिए, अगर वो नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट्स अराइज हो जाता है, क्योंकि वो पेमेंट की बात आ जाती है कि अब आपको पेमेंट करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसको आपने सामान भेजा वो पेमेंट तो करेगा नहीं, क्या कहेगा कि आपने टाइम से सामान भेजा है? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि व्हेन द प्रॉमिसर या फिर एक्सपोर्टर एक्सप्रेस द डिफिकल्टी ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यू टू देयर इज अ फेलियर ऑफ द थर्ड पार्टी। पता है क्या कह रहा है कि जिससे भी आपने कहा था कि आप हमें सामान भेज देना, दैट मीन्स वो पर्सन की बात की जा रही है जो आपको सामान भेजेगा, ठीक है, उस पर्सन की बात की जा रही है, वो एक्सपोर्टर की। मान लीजिए आपने इनसे कहा था कि 25 तारीख तक मुझे सामान लाके दे देना, ठीक है, तैयार माल मुझे चाहिए, और इन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स का सामान आना था, रॉ मटेरियल आना था भाई जेड से, ठीक है, जेड सामान पहुंचाने में इनकैपेबल हुआ मिस्टर वाई के पास, तो ऑब्वियस ही बात है मिस्टर एक्स किसके ऊपर डिपेंड था?
थर्ड पार्टी कौन है? मिस्टर जेड। अब मिस्टर जेड ही नहीं सामान पहुंचा पाया तो क्या मिस्टर वाई को ये सामान टाइमली पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, तो भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे। ठीक है, यही बात कह रही है। ड्यू टू देयर इज अ फेलियर ऑफ द थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है उसके फेल होने के कारण भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि व्हेन द प्रोमिसर प्लेड द कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी लाइक डाटा, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस या फिर रॉ मटेरियल के प्राइस या फिर मैं कहूँ कि जो वेजेस है, फ्रैट है, वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आपके प्रोडक्ट के भी प्राइस बढ़ जाते हैं। बट डीलिंग हुई थी हमारी उस पर, तो ऑब्वियस ही बात है कोई भी सस्ते में सामान नहीं बेचना चाहेगा। इसके कारण भी क्या हो सकता है? डिस्प्यूट्स अराइज हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि डिस्प्यूट्स क्यों अराइज होता है कि जब हम क्या करते हैं कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्राइक होना, वर्कर्स की स्ट्राइक, एम्प्लॉइज की स्ट्राइक होती है और एम्प्लॉयर का लॉक आउट होता है। पता है इस बात का? पता है बच्चे इस बात का? चलो जी, तो अगर किसी भी तरह से फैक्ट्री बंद हो जाए या फिर वर्कर्स काम करना ही बंद कर दे, आगे प्रोडक्शन ही ना जनरेट करके दे, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे सामान नहीं बनेगा। तो प्रोमिसर क्या फेस करेगा? प्रोमिसर दैट मींस जिसने वादा किया है कि हम आपको सामान पहुंचा पाएंगे, उसको ये सभी तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर पाएगा और फिर डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है व्हेन द ओवरसीज बायर want to avoid the contractual obligations because the market for the goods has dried up and there is no demand and he find it difficulty to locate the buyer for the goods in order। पता है क्या कह रहा है? या तो जो बायर है ना वो नेग्लेक्ट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को। क्यों भाई? क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत हो रही है कि उस एरिया में उसके बायर को ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। मीन्स की हम ये देखते हैं ना कि कौन नजदीक पड़ रहा है, हम उससे खरीद लें, ठीक है, या फिर उसको सामान पहुंचा दें। ये जो बीच का मीडिएटर है इसको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है उस कंडीशंस में भी क्या हो जाएगा? हमारा सामान डिले पे ही पहुंचेगा। ओके, व्हेन द ओवरसीज बायर रिफ्यूज टू पे एंड ऑफ और डिले द पेमेंट ऑफ द गुड्स, या फिर ये भी हो सकता है कि पेमेंट देने से ही मना कर दे, टाइमली सामान पहुंचा है, ओके, अब प्रॉमिसर ने, एक्सपोर्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंप्लीट कर ली, अपनी ऑब्लिगेशंस तो कंप्लीट कर लिया। अब बात आ जाती है इंपॉर्टर की, जिसको पेमेंट करनी है। वो फाइनली जो पेमेंट है, जो बायर है वो नहीं करता, वो कहता मैं नहीं करता, ठीक है, वो आपको मतलब कैसे कहते हैं ना, लटका रहा है मुझे, तो पेमेंट नहीं दे रहा, खींच रहा है मुझे, अभी तक ऐसे कह रहा है कि कल दूंगा परसों दूंगा, ऐसे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होने के चांसेस है ना, राइट। When the goods or the promise not supplied according to the descriptions, ऐसा ये देखो पॉइंट हमने ना लास्ट चैप्टर में किया था लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, कि जैसा अगर बायर चाहता है वैसा सप्लायर इशू ना करे तो क्या अराइज होगा? डिस्प्यूट से तो अराइज होगा। और उसके टाइम बायर के पास ये पूरा राइट है कि वो सामान को वापस प्रोवाइड कर सकता है, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट उसको ब्रीच कर सकता है ना, याद है सबको, राइट। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी गुड्स सप्लाई किया जाता है, क्या ये भी हो सकता है कि वो क्या नहीं हो सकता? फिट फॉर द पर्पस। जैसे कि हमने मेडिकल स्टोर का एग्जांपल लिया था, है ना। अब हम वहां पर जाके कोई सामान ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें हेडेक है, तो वो क्या करेगा? हेडेक की ही मेडिसिन देगा, राइट। वो किसके बेस पे देगा? अपनी स्किल, अपने जजमेंट के बेस पे। तो बायर को अपने पूरा तरह से ट्रस्ट होता है कि जो सेलर है, जो डॉक्टर है, जो ये जो मेडिकल स्टोर पे बैठते हैं, उनके ऊपर भरोसा था कि वो जो जैसे उन्होंने डिमांड की है, सेलर उसी तरह से की क्या करने वाला है? हमें सर्विस देने वाला है, उसी तरह का प्रोडक्ट देने वाला है। अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं हो, जिसके कारण बायर की हेल्थ को, इवन उसकी जो जीवन रेखा है वो समाप्त हो जाए, या फिर किसी भी तरह का हर्डल्स क्रिएट किया जा रहा है, या फिर उसको रिएक्शंस की हो जा रही है दवाइयां, तो उसके पास राइट है बायर के पास कि वो क्लेम कर सकता है सेलर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भी डिस्प्यूट का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, या फिर गुड्स रेडी नहीं है फाइनली मार्केट में आने के लिए, बट आपने फिर भी प्रॉमिस किया कि हाँ मैं इसको आपको इतनी डेट तक ला दूंगा या फिर ऐसे ला दूंगी, तो ऐसा कुछ है। तो मर्केंटेबल क्वालिटीज हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, तो वहां पे ये तीनों पॉइंट है ना लास्ट चैप्टर से बिलोंग करते हैं, बाकी आपके नए पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स का कारण बनती है। अब बात करते हैं इनको सेटल्ड कैसे करें। इनके लिए 3 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है? लिटिगेशन, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल है आर्बिट्रेशन, नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंसीलिएशन, ठीक है। इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करें। अब देखो, आपके पास एक तरीका होता है, या तो आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं, ठीक है,
या तो आप कानून की मदद ले सकते हैं या फिर एक ऐसे अथॉरिटी पर्सन की ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी भी सुनता हो, ठीक है, और जिसके साथ डिस्प्यूट्स हुआ है उनकी भी सुनता हो। दैट मीन्स दोनों पार्टी की बातें सुनकर फिर फाइनली डिसीजन ले, ठीक है। ये जैसे कि, ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो जाता है। ये तीनों तरीके हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कोर्ट की बात की गई है, कोर्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियस ही बात है, ये बेस है, बेसिस ऑफ एविडेंस, ये एविडेंस देखेगा, जिसकी तरफ ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होंगे, दैट मीन्स जिसको ज्यादा नुकसान पहुंचा हुआ कहीं ना कहीं उसकी तरफ फेवरेबल है ना। हाँ, बट ऑब्वियस ही बात है, अब कोर्ट तो एक प्रोसेस से चलेगी, बिल्कुल एक फॉर्मल तरीका होता है। फॉर्मल समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, फिर कोर्ट आपको नोटिस देगा, एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको नोटिस देगा, फिर वो नोटिस जारी होने के बाद फिर आप अपने एक वकील को, जिसको हम कहेंगे एक लॉयर को आप अपॉइंट करेंगे, फिर वो दो आप अपनी बातें उसके ऊपर करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मल है, और फॉर्मल होने के कारण ये ज्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग है। लग रहा है आपको टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। फॉर्मल उसी कहते हैं जो क्या करता है, ज्यादा प्रोसेस की, फुल ऑफ प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। फिर होता है ये टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ ऑब्वियस ही बात है, जब जिसमें ज्यादा टाइम लगता है उसमें कॉस्ट भी क्या होती है, हमारी ज्यादा ही आती है ना। तो कहने का मतलब जो कोर्ट के थ्रू जो डिसीजन लिया जाता है, कोर्ट के थ्रू जो काम किया जाता है उसे हम कहेंगे लिटिगेशन। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? देखो एग्जाम्पल काफी सारे हैं समझाने के, बट आप समझते जाइए। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, ठीक है। लिटिगेशन समझ में आ गया, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। लिटिगेशन इज द मेथड बाय विच द पार्टी रिसोर्ट टू द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। लिटिगेशन इज इनिशिएटेड एंड कंप्लीटेड, ये स्टार्ट और खत्म अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द कोर्ट। जैसे जैसे कोर्ट के रूल है उसी के हिसाब से शुरू होती है, उसी के हिसाब से ये खत्म होती है। Is it clear? Which exist to the ensure the proper conduct of the litigation। जो भी रूल ऑफ रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट्स है, उन सबको वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। जब तक वो अप्लाई नहीं होंगे तब तक वो क्या नहीं होते, अपने फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियस एक बात है ये फॉर्मल बेस पे बेस्ड है, ठीक है जी। अगर बात की जाए ये फॉरेन की, ये जो तरीका है ना फॉरेन के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द फॉरेन ट्रेड लिटिगेशन इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू द रीजन लिमिटेशन ऑफ द लिटिगेशन। अब जो लिमिटेशन मैंने आपको बताई है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव मेथड है। अब देखो आप कहीं, आप इंडिया के अंदर हैं, आपने किसी फ्रांस के या फिर यूके यूएसए यहाँ से ट्रेड किया है, अब आप इतने लंबे टाइम के लिए इतना एक्सपेंसिव पॉइंट तो आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी अलग है, हमारी करेंसी अलग है, हमारे लिए तो वो चीज ऑब्वियस बात है महंगी पड़ेगी, है ना। और दूसरा, द एग्रीड पार्टी इज मोस्ट रेलुकेंट टू द प्ले टू इन केस ऑफ द फॉरेन कंट्रीज वेयर द लॉ एंड प्रोसीजर अप्लाई टू द मोस्टली डिफरेंट। दूसरी कंट्री के लॉज अलग है, अपनी कंट्री के लॉज अलग है, दैट मीन्स उनकी कंट्री के रूल रेगुलेशन अलग है, हमारी कंट्री के रूल रेगुलेशन अलग है। उनके बीच में एक कॉमन सेट बिठाना कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट टास्क है, जिसकी वजह से ये फॉरेन ट्रेड के लिए सुटेबल नहीं है। तो फिर आप ये कहेंगे कि मैम हम तो फॉरेन ट्रेड ही पढ़ रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन के बाद। आर्बिट्रेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, ऑथोराइज्ड पर्सन होता है जो कहीं ना कहीं वो आपके डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करेगा। क्या वो ऐसे ही कर देगा? नहीं, वो भी एक प्रोसेस को फॉलो करेगा, बट इतनी हैक्टिक प्रोसेस नहीं फॉलो करेगा जो कि ये लिटिगेशन प्रोसेस होती है। दैट मीन्स जो कोर्ट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, इतनी हैक्टिक नहीं करता, इतनी लेंथी नहीं करता। वो फॉलो करता है कि आप, ये जो पर्सन है जिसके बीच में डिस्प्यूट्स हुआ है, ये जो पर्सन है इसके बीच में डिस्प्यूट्स हुआ है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि हम एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करें जो कि हमारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट आपका इस पर्सन के पास सबमिट होगा। इज इट क्लियर? और इसे हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर कहेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पर्सन दोनों पार्टीज के सहमति से अपॉइंट हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो देखो यहां पे सबसे पहले पढ़ते हैं कि आर्बिट्रेटर इज अ न्यूट्रल पर्सन। न्यूट्रल समझते हो?
समझते हो, राइट। हु रिजोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी, दे एक्ट लाइक अ जज इन अ प्राइवेट सेटिंग। देखो यहाँ पे इसकी फीचर लिखी हुई है कि ये एक तरह का जज की तरह काम करेगा, जो कि प्राइवेट सेटिंग में, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये पब्लिकली नहीं होता, ये प्राइवेट के बेस पे होता है। मतलब कि ये जो भी इसका डिसीजन होगा ना, वो दोनों पार्टीज को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। बट अनलाइक अ जज इन अ कोर्ट, समझ पा रहे हो। ये कोर्ट तो देखो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारी गवर्नमेंट की होती है, सरकारी होती है, बट ये प्राइवेटली होती है, निजीकरण के बेस पे ये काम किया जाता है। देयर डिसीजन इज यूजुअली फाइनली एंड बाइंडिंग ऑन द बोथ द साइड इफ दे एग्री टू द आर्बिट्रेशंस बिफोर हैंड। ये कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए ना, इसके अपने डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी डिसीजन उसने दे दिया वो आप दोनों को मानना पड़ेगा। दैट मीन्स दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन होगा पर्सन, ये हमेशा एक एक्सपर्ट होता है, ऐसे नहीं है कोई भी ऐसा पर्सन होगा, नहीं, एक्सपर्ट होगा जिसको फॉरेन की भी नॉलेज होगी, आपकी कंट्री की भी नॉलेज होगी। दैट मीन्स जिस भी कंट्री का प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी कंट्री के डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, उसके बारे में उसे, उनके रूल रेगुलेशन के बारे में उसे परफेक्ट नॉलेज होगी। Is it clear? Have the expertise in the subject matter of the disputes such as the international trade law on the contract. ठीक है, जो भी डिसीजन होगा वो आपको फाइनल डिसीजन आपको मानना होगा। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? चलिए जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके, इस एग्जाम्पल को ना हम बाद में करेंगे, ये फ्रेंड्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशंस और लिटिगेशंस और कंसिलेशंस के बीच में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। बट अभी यहाँ पे लिटिगेशंस के बीच में तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा है। अब पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिटिगेशंस रेफर टू द फॉर्मल जुडिक्शंस, द प्रोसेस वेयर इन द पार्टीज अंडर द डिस्प्यूट्स गो टू द कोर्ट फॉर द इट्स सेटलमेंट। अपनी सेटलमेंट के लिए ना पार्टीज क्या करती है, कोर्ट के अंदर जाती है। बट यहाँ पे कोर्ट के अंदर नहीं जाती, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होती है, जो कि इसे हम कहेंगे न्यूट्रल पार्टी, ठीक है। ये क्या होती है, प्रोसीड कैसे करती है, प्राइवेटली करती है, बट ये प्रोसीड कैसे करती है, पब्लिकली करती है, कोर्ट में होता है, ठीक है। ये डिसाइडेड बाय द पार्टीज के द्वारा होगा, क्योंकि जो भी आपका प्लेस होगा, हेयरिंग प्लेस होता है ना, सुनवाई की जगह होती है ना, वो यहाँ पर पार्टीज डिसाइड करती है, दोनों पार्टीज डिसाइड करती है, बट वहां पर लिटिगेशन के अंदर कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेचर कैसा है। नेचर इसका सिविल है, बट यहाँ पर क्रिमिनल भी हो सकता है, ओके, सिविल प्लस क्रिमिनल की बात की जा रही है। डिसाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, एन आर्बिट्रेटर हु इज चोजन बाय द पार्टीज म्यूचुअली। यहाँ पर जो भी, मतलब एक तरीका होता है ना कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आप कोर्ट की मदद ले रहे हो तो उसे कहेंगे लिटिगेशंस, जब आप किसी थर्ड पार्टी के पर्सन की मदद ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ द एग्रीमेंट, तो उसे क्या कहेंगे, हम आर्बिट्रेटर कहेंगे, ठीक है। म्यूचुअली कंसेंट से होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है, किसकी कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन किया है लिटिगेशन से, अगर कंपैरिजन करूं तो आर्बिट्रेटर की लो कॉस्ट होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, ये हाई कॉस्ट होती है और जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। अपील क्या होती है, अपील पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल है। अपील समझते हो, राइट। चलिए इस एग्जाम्पल को हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ द कोर्ट लिटिगेशंस। अभी मैंने आपको बता दिया, इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप इसको पढ़ सकते हैं, स्लो, टाइम कंज्यूमिंग, कोर्ट प्रोसीड एंड द जजमेंटल बीइंग ओपन टू द पब्लिक, दैट्स द पॉइंट। ये कह रहे हैं कि जब हम कोर्ट से मदद लेते हैं ना, कि हाँ कोर्ट में केस गया आपका, तो एक न्यूज बन जाती है ना, कि इतनी ऑब्वियस ही बात है, इतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उनकी इमेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, है ना। सबके माइंड में ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि इस कंपनी का ऐसा काम चल रहा है, इस कंपनी के साथ इसका डिस्प्यूट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट के अंदर जो डिसीजन आता है वो पब्लिकली अनाउंस हो जाता है, जिसके कारण दोनों कंट्रीज के बीच में और ज्यादा वैर भाव बढ़ सकता है। दूसरा, जो बिजनेस की जो सीक्रेसी होती है वो लीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो लिमिटेशन है वो एज इट इज एडवांटेज बन जाएगी आपकी आर्बिट्रेटर की। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेटली काम किया जाता है और उसके अंदर सारे के सारे जो बिजनेस की जो सीक्रेसी होती है वो लीक नहीं होती, वो सिक्योर्ड ही रहती है। और हाँ, कहीं ना कहीं जब दोनों कंट्रीज की कंपनीज की जो सीक्रेसी है वो लीक नहीं होगी, तो उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इवन दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएंगे, वापिस
हो सकते हैं, है ना कहीं ऑब्वियस ही बात है ना, अगर किसी कंपनी के बारे में अफवाहें फैलेंगे तो उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नो बिजनेस सीक्रेसी कैन बी मेंटेन, यहाँ पे कोई भी बिजनेस की सीक्रेसी को मेंटेन नहीं किया जा सकता, यहाँ पे कड़वाहट हो सकती है और बिजनेस की जो कमर्शियल जो रिलेशनशिप है वो टूट सकती है, ठीक है। और हाँ, जो जजमेंट करने का जो तरीका होता है ना वो दोनों कंट्रीज का अलग अलग है, तो दैट्स अ रीजन कि जो लिटिगेशन का कंसेप्ट हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जिसको इंटरनेशनल लेवल पे भी और यहाँ पे भी नॉलेज हो, राइट। और यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग और हाँ, सुनवाई की जो डेट आती है ना, डेट ऑफ हायरिंग, ठीक है, वो कभी फिक्स नहीं होती, ठीक है, इनकन्वीनियंट होते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर डीलिंग तो होती है, हम अपना काम करेंगे, इवन बीच में आ जाए कि हाँ आपको इस दिन आपको आना है कोर्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको जो बिजनेस का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब जरूर होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेज, ये इसके जस्ट अपोजिट एडवांटेज है, टाइम सेविंग, प्रमोट द गुडविल एंड द बेटर ट्रेड रिलेशनशिप, ठीक है। और जो भी आर्बिट्रेटर्स होता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर वो एक्सपर्ट होता है, ठीक है, और प्राइवेसी आपकी रहती है, ठीक है, सीक्रेसी जो भी है वो आपकी रहती है, लेस फॉर्मल है एज कंपेयर किया जाए आपका लिटिगेशन से, कॉस्ट और एक्सपेंसेस की बात की जाए ये कम है कंपेयर किया जाए लिटिगेशन, क्लियर है। अब यहाँ पर आर्बिट्रेशन के भी दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स जैसे कि अब यहाँ पर एक तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, एक ये खुद होते हैं, समझ पा रहे हो, एक तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और एक ये हम क्या करते हैं खुद के साथ अपने आप क्या करते हैं ये ऑपरेट करते हैं, बट एग्रीमेंट तो यहाँ पे भी सबमिट करना पड़ता है इन दोनों पार्टीज को, बट यहाँ पे क्या है हर एक इंस्टीट्यूशंस के क्या है अलग अलग रूल रेगुलेशंस है, जैसे कि आईसीसी हो गया, लंदन का हो गया, अमेरिका का हो गया, हर एक कंट्रीज का अलग अलग है। तो यहाँ पर इसके दो ही पॉइंट्स है, क्या इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, और इसको हम कहेंगे, एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं एड हॉक आर्बिट्रेशन। एड हॉक होता है जिसके अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशनल इसके ऊपर प्रेशर्स नहीं होते, किसी भी इंस्टीट्यूशन के रूल रेगुलेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। इज इट क्लियर? देखो हम पढ़ते हैं इसको, ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ द रूल्स विच प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द आर्बिट्रेशन। हर एक इंस्टीट्यूशन के क्या होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे जो कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर यूज किए जाएंगे। आर्बिट्रेशन को आगे प्रोसीड करने के वाले पर्सन को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हो गया लंदन कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स जिसे हम आईसीसी कहेंगे, दुबई इंटरनेशनल फिनेंस सेंटर हो गया डीआईएफसी कहेंगे, दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स हो गया डीआईएसी कहेंगे, ठीक है। ये इन सब के अपने अपने रूल रेगुलेशन है, ये अपने अपने रूल रेगुलेशंस को प्रोवाइड करेंगे, फ्रेमवर्क एक डिजाइन कर देंगे कि आपको इस प्रोसेस से अप्लाई करना। दूसरा आ जाता है एड हॉक, जिसके अंदर किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमने इंस्टीट्यूशंस पढ़े ना, इनका किसी भी तरह का प्रशासन नहीं किया जाता, इनके द्वारा इनको रेगुलेट नहीं किया जाता। द पार्टी विल देयरफॉर हैव द डिटरमाइन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन देमसेल्फ, ये अपने आप करते हैं, ठीक है। जो भी ऑब्वियस ही बात है, अब देखो यहाँ पे रूल रेगुलेशन ज्यादा है, ठीक है, ये रूल रेगुलेशन से नहीं चलेंगे, इनके कुछ अलग है, तो ऑब्वियस ही बात है ये ज्यादा फिक्स्ड है ना। और इनकी बात की जाए तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, राइट। तो इनके बीच में भी आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। एड हॉक प्रोसीडिंग हैव टू बी द पोटेंशियल टू मोर फ्लेक्सिबल, फास्टर, चीपर देन देयर इज इंस्टीट्यूशनल प्रोसीडिंग। यहाँ भी इन दोनों को मैंने एक ही लाइन में क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया। समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है जी। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि हम एक कोर्ट के थ्रू करेंगे, एक आर्बिट्रेटर हो गया, एक कंसिलेशन था, एक मिनट, एक हमारा एडीआर है, इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजॉल्व, और पहले हम कंसिलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है जी। एडीआर तो ये कहते हैं कि कोई भी बेस्ट मेथड है ना, अल्टरनेटिव आपसे जितने भी हैं उनमें से कोई बेस्ट चुन लो, ठीक है। और के जी, ओके ओके, एक सेकेंड रुको, क्योंकि ये जो सब चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले आपको ये समझना होगा एडीआर क्या है। एडीआर क्या है, ए बोर्ड कैटेगरी ऑफ द मेथड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। कोर्ट से बाहर की बात की जाए, कोर्ट की यूज नहीं किया जा रहा, कोर्ट को यूज नहीं किया जा रहा, ये कोर्ट से बाहर की बात। ये फोकस करता है कि
कोई थर्ड पार्टी आए, ठीक है, और उस थर्ड पार्टी के विद द हेल्प हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो थर्ड पार्टी कोई भी किसी भी पॉइंट से हो सकते हैं, नेगोशिएशन हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, जो इंटरमीडिएटरी कहते हैं ना, जैसे हम कंसिलेशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है। दैट मीन्स ये कहते हैं कि कोई भी बेस्ट मेथड को हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्टली कौन यूज करता है, बिजनेसमैन यूज करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली लॉ मैटर्स होते हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट्स होते हैं, नाइबरहुड डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, इन सबके द्वारा एडीआर को यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात की जाए कंसिलेशंस की, राइट, एक सेकेंड, कंसिलेशन कहाँ गया भाई अपना, ये आर्बिट्रेशन, दैट्स द पॉइंट, द कंसिलेशन। कंसिलेशन क्या कहता है, फाइंडिंग द कॉमन ग्राउंड एंड द फैसिलिटेटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। आप ये कहेंगे कि मैम ये तो सब में है, ठीक है, अभी मैं इनके बीच में डिफरेंस समझाऊंगी, जो पिक्चर में आपको दिखा रही थी ना वही है, ठीक है। बट यहाँ पर आर्बिट्रेशन से अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं, ठीक है, देखो आर्बिट्रेशन की मैंने लिटिगेशन से की, कि लिटिगेशन क्या है, फॉर्मल है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट है, बट इसके अंदर तो इसके कंपैरिजन में ये लेस फॉर्मल है, ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लेस आपका कॉस्ट है। बट अगर मैं कंसिलेशन की बात करूं तो ये इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो इनको क्यों लाया गया अभी, देखो यहाँ पर जो डिसीजन दिया जाता था ना इस आर्बिट्रेटर के द्वारा, इन दोनों पार्टीज को मानना होता था, बट इसके यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये दोनों पार्टीज के डिसीजन को माने, ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, तो बस फर्क इतना ही है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बट कैन नॉट बी इम्पोज अ बाइंडिंग डिसीजन। आर्बिट्रेशन में क्या पढ़ा कि इसके अंदर बाइंडिंग डिसीजन थी, प्राइवेट सिटिंग थी, है ना, यहाँ पर कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं है, इवन ये थर्ड पार्टी है, बट बाइंडिंग डिसीजन एक इसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता कि हाँ मेरा डिसीजन ही मानो, ठीक है। ये आर्बिट्रेशन से थोड़ा लेस फॉर्मल होता है, इसकी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती, क्योंकि डिसीजन दे देता है, लेस कम एक्सपेंसिव होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बोला था कि उसको स्किप कर दो, याद है आप सभी को, ठीक है। अब आप दो दोस्त हैं, ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई, ठीक है। चलो हम अब यहाँ पे ना टीकू लिख लेते हैं, टीकू, यहाँ पे लिख देते हैं मीकू। इन दोनों दोस्तों के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हो गया है, ठीक है, समझो ध्यान से। तो आप क्या करेंगे, या तो अपने आप ही सुलह कर लो, दोनों आपस में, मीकू टीकू दोनों आपस में सुलह कर लो, या फिर आपके बीच में आ गया ये पीकू, ठीक है, ये कहता है ये इसने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, यहां पर हो गया एक कंसिलेशन, कि जब एक म्यूचुअल पर्सन आता है जिसको आप कहा मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, राइट, तो इसे हम कहेंगे कंसिलेशन। जब आप इसी डिस्प्यूट्स को अपने टीचर के पास लेके जाएंगे, ठीक है, टीचर आपकी भी सुनेगा, टीचर आपकी भी सुनेगा, टीचर टीकू की भी सुनेंगे, ठीक है, मीकू की भी सुनेगा, ठीक है, फिर फाइनल डिसीजन लेगा, और इस डिसीजन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस डिसीजन को आप मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, है ना, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे यही है कि जो कंसिलेशन है, एक म्यूचुअल फ्रेंड है, जो आप दोनों का भी फ्रेंड है, जो कि हमारा है पीकू, जो कि हेल्प करेगा दोनों को समझाने की कि आप झगड़ा बंद कर दे। आर्बिट्रेशन क्या है, एक ट्रस्ट पर्सन है जिसे हम कहेंगे टीचर, जिसकी दोनों बच्चों को क्या करनी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अब आई होप सबको क्लियर होगा, कोई भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब आप इसके डिफरेंस को इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल लास्ट पॉइंट हमारा रहता है रोल ऑफ द आईसीसी ऑन आर्बिट्रेशंस एंड द कंसिलेशंस, ठीक है। आर्बिट्रेशन हमने पढ़ लिया, कंसिलेशन हमने पढ़ लिया। आर्बिट्रेशन कहीं ना कहीं अगर मैं कंपेयर करूं लिटिगेशन से, तो वो क्या है, टाइम, कॉस्ट और टाइम दोनों का सेविंग करते हैं, और ये दोनों के दोनों मेथड ऐसे हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है ना, समझ पा रहे हो, ठीक है जी। बट आईसीसी पता है क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पता है, एक सेकेंड, यह लिखा हुआ है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ फ्रेमवर्क डिजाइन किए हुए हैं, किनके लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, कंसिलेशन के लिए, कि आप इन फ्रेमवर्क को यूज करेंगे जब आप किसी भी डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कंसिलेशन है, सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक सेकेंड, द आईसीसी हैव द फ्लेक्सिबल एंड द एड हॉक आर्बिट्रेशंस। यहाँ पर एड हॉक का तो मतलब पता है ना, मैंने आपको बताया था,
आर्बिट्रेशन दो तरह के होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और एक एडहॉक। इंस्टीट्यूशनल्स में तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के रूल, सेट ऑफ रूल, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि एक आर्बिट्रेटर या फिर लिटिगेशन पर्सन को मान्य होते हैं। एडहॉक में क्या होता है कि वो खुद अपने आप डिसाइड करती है। ठीक है, आईसीसी हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहला इसकी एक स्ट्रक्चर बता रखा है आईसीसी का हमारे यहाँ पर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्या है कि ये मान लीजिए हमारा आईसीसी है। ठीक है, ये काम क्या करता है, जो भी आपका आर्बिट्रेटर है, जो भी आपकी कंसिलेशंस हैं, उन दोनों को सुपरवाइज करता है कि क्या जो मैंने रूल इनको प्रोवाइड किए हैं उनको मान भी रही है, नहीं मान रही, या फिर ऐसे ही चला जा रहा है काम। राइट, तो सबसे पहले इनको सुपरवाइज किया जाएगा कि जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं उनका सही ढंग से पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, गाइडिंग द प्रोसीजर। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है कि इसके नीचे मेंबर्स भी तो होंगे भाई काम करने वाले। 8 तो वाइस चेयरमैन होते हैं, कितने, 8 वाइस चेयरमैन होते हैं। एक आपका सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी काउंसिल होता है, तो जनरल कह लीजिए, या मैं यहाँ पे जनरल लिख देती। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका टेक्निकल एडवाइजर। इज इट क्लियर? आईसीसी के अंदर ये तीनों डिपार्टमेंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल होता है, 1 से ज्यादा या फिर मैं कहूँ कि एक या एक से ज्यादा टेक्निकल एडवाइजर होते हैं, जो कि कौन सेलेक्ट करता है, आईसीसी सेलेक्ट करता है। ठीक है, और ये सारे के सारे महीने के अंदर एक बार मिलना होते हैं, क्योंकि डिस्कशन करना होता है ना। ठीक है जी, और जो आर्बिट्रेटर होता है उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज के ऊपर इम्प्लाइड होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आईसीसी का फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आ जाते हैं मेजर इश्यूज को कैसे कैसे सेटल्ड किया जाता है। अब हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था एप्लीकेबिलिटी द सब्सटेंटिव लॉ क्या है। देखो जी, अब देखो किसी भी चीज को आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, है ना, किसी को तो बेस मानोगे ना, है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए ये पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए ये है इंडिया से, ये है यूके से। अब आपको किसी भी एक कंट्रीज के रूल रेगुलेशन को बेस मानना पड़ेगा ना, या तो इंपोर्टर के मान लो या फिर एक्सपोर्टर के मान लो, है ना। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको एक ऐसा रूल को फॉलो करना पड़ेगा, एक ऐसे लॉज को मानना पड़ेगा जिसे हम क्या कहेंगे, सब्सटेंटिव लॉ। उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कंट्रीज के लॉ को मान रहे हो। दैट्स इट, सबसे पहला पॉइंट यही है। क्या कह रहा है कि एप्लीकेबल सब्सटेंटिव लॉ इज द प्रॉपर लॉ एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स। सब्सटेंटिव लॉ डील विद द कंसेंट ऑफ द लॉ। कंसेंट होती है लॉ की, दैट मींस सहमति होती है कि आप कौन से लॉ को मान रहे हो, एक्सपोर्टर के मान रहे हो, इंपोर्टर के मान रहे हो। ठीक है, अगर आप डिसीजन हो जाता है कि आप एक्सपोर्टर के मान रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, तो क्या होगा। देखो यहाँ पे एक पार्टी थी, हमने डिस्कस की थी कि एक तो डिपेंडेंट पार्टी थी, एक हमारी प्लेंटिव पार्टी थी, याद है, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था, नजर आ रहा है। एक डिपेंडेंट पार्टी थी, एक प्लेंटिव पार्टी थी। तो यहां पर जब प्लेंटिव पार्टी ने केस किया, ठीक है, तो डिसाइड किया जाएगा कि डिपेंडेंट पार्टीज जो है ना, या तो उस कंट्री के रूल को अप्लाई किया जाए या फिर आप इस कंट्री के रूल को अप्लाई किया जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी द गवर्न बाय द सब सब्सटेंटिव law applicable substantive law or may not be relevant nations law depending upon the presence or the absence of the choice of the law clauses in the contract। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से नेशंस के लॉ के ऊपर डिपेंड हो, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से नेशंस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द पैटी ऑटोनोमी अलाउ द पार्टीज टू सेलेक्ट द लॉ। यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है ये अलाउ करता है पार्टीज को, पार्टीज कौन, एक एक्सपोर्टर, एक इंपोर्टर, जिसे हम क्या कहेंगे, एक डिपेंडेंट पार्टी, एक प्लेंटिव पार्टी। उनको क्या किया जाता है, राइट दिया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं लॉ को विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज्यादा सुटेबल रहने वाले। The chosen law may be the exporter countries or the importer country, even ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी कंट्रीज हो सकती है, ठीक है, जिसे हम न्यूट्रल पर्सन कहेंगे। The chosen law, as the already mentioned in the subject, to be the certain limitations, like it should be the beyond the bona fide legal act। ये कहते हैं कि जो भी हम एक्ट को मान रहे हैं, चाहे वो इंपोर्टर का है, चाहे वो एक्सपोर्टर का है या फिर थर्ड पार्टी का,
वो ऐसा लॉ होना चाहिए, वो ऐसा कानून होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं प्रमाणित होना चाहिए। बोनाफाइड होता है प्रमाणित, ठीक है, लीगली होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए। ये नहीं है कि हवा हवा में ऐसे बनाए हुए, नहीं, वो एक्चुअल में होना चाहिए। इन केस आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस कंट्री का हमें लॉ अप्लाई करना है, किस कंट्री की हमें रूल रेगुलेशन को मानना है, तो इस केस में हमारे पास जो ट्रिब्यूनल है, आपके पास जो ट्रिब्यूनल है उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो अपने हिसाब से वो किसी भी तरह की कंट्री के रूल रेगुलेशंस को मान सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, इन एब्सेंस ऑफ द जॉइस ऑफ द लॉ काज इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द केस ऑफ द इंटेंशन of the party regarding the applicability of the law cannot be ascertained, the conflict of the law principle are applied to be determine the applicable law। तो इस टाइम हमें क्या, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अल्टीमेटली तो जो आपकी जो पार्टी है, मेन प्रिंसिपल है, वो अपने आप डिसाइड कर लेगी। ठीक है जी, सबसे पहला गया सब्सटैंटिव का मतलब होता है, सब्सटैंटिव का मतलब होता है मूल, जिसके बेस पर आप क्या करने वाले हो, आगे प्रोसीड करने वाले। ठीक है, कि किस पार्टी की क्या राइट है। अब मैं इसको सारा कंक्लूड करके बताती हूँ, किस पार्टी का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या ऑब्लिगेशंस है, इसकी क्या करना है, क्या नहीं करना, ये यहां पर डिसाइड होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट कि मेथड ऑफ द सेटलमेंट ये भी है कि जुडिक्शंस और द फॉर्म्स। इसमें अंदर पता है क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो हमारा काम यही था कि आफ्टर द डिसाइडिंग द सब्सटेंटिव लॉ, अगर हमें ये पता चल जाता है कि सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है, देन नेक्स्ट प्रोसीड क्या है हमारा, कि वो प्लेस बताना, वो जगह बताओ कि जहां पर आपकी सुनवाई होने वाली, द कंपिटेंसीज ऑफ द कोर्ट टू बी द हियर द केस, जहां पर आपकी केस की सुनवाई होगी। अब वो जगह भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी, या प्लेंटिफ की प्लेस होगी या डिफेंडेंट की प्लेस होगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन केस ऑफ द अब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर सब चीजें मेंशन होगी, तो ये तो पॉइंट उठेगा ही नहीं कि आप कहाँ करेंगे। इन केस अब्सेंस में है तो उस केस में कहाँ पे डिसाइड होगा कि कहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है ओनली द कोड ऑफ द डिपेंडेंट प्लेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर वो पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया है या फिर जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, ठीक है, डिपेंडेंट प्लेस ऑफ द बिजनेस, जहां पर उसका बिजनेस है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां खुद है, ठीक है, वहां पे तो उसकी कोई एसेट्स नहीं है, ठीक है, उसकी एसेट्स है भाई थर्ड कंट्री के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि जो डिपेंडेंट पर्सन है उसकी एसेट्स कहां पर है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, are the competent to hear and try to case the plaintiff will normally have to show in the court of the defendant which is the foreign countries where the defendant has assets, जहां पर defendants की assets होगी। in case if the defendant does not have assets in this his country, अगर उसकी कंट्री में उसकी assets नहीं है, अब ऐसा क्यों करें भाई एसेट्स की बात, क्योंकि उसको लायबिलिटीज तो पे करनी पड़ेगी ना, फिर उस चीज से बचेगा भाई, है ना। तो पहले उसी जगह पर जाकर हम केस करेंगे जहां पर उसकी खुद की एसेट्स होगी। द प्लेंटिफ में शो इन द थर्ड पार्टी कंट्रीज वेयर द डिपेंडेंट्स हैज एसेट्स, जहां पर डिपेंडेंट्स की एसेट्स होगी उस कंट्री में जाकर हम क्या करेंगे, केस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लेंथी प्रोसेस किसके लिए, डिपेंडेंट के लिए, प्लेंटिफ के लिए, प्लेंटिफ के लिए। तो प्लेंटिफ को ये एडवाइस दी जाती है कि आप पहले ही उस कंट्री की जो ऑनर है या कंट्री की जो गवर्नमेंट हो उससे अपील की जाए कि आप यहाँ पर मैं इस केस को लड़ा जा रहा है क्योंकि जिन्होंने मेरे को धोखा दिया या फिर जो भी मेरी डिपेंडेंट पार्टी है वो यहाँ पर है। तो कहने का मतलब जो पहले तो आप अपने कंट्री के अंदर कर रहे हैं, फिर ये पता लगा रहे हैं कि ये जो डिपेंडेंट है ये किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये सजेशन दिया जाता है प्लेंटिफ पार्टी को कि आप उसी कंट्री के अंदर क्या करें, केस को सबमिट करें जहां पर ये डिपेंडेंट पर्सन है। कहीं ना कहीं उस टाइम आप प्लेंटिफ के लिए ये क्या हो जाएगा, फायदेमंद पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। अब आ जाते हैं वेन्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन। वेन्यू समझ रहे हो क्या कहता है, देखो लिखो पढ़ो सॉरी, रिगार्डिंग इन द वेन्यू फॉर द arbitration the party have the freedom to agree and inappropriates in the contract or the arbitrations agreement or the clause the country in which the arbitration has been conducted and the name the specific arbitral tribunal or the institutions which will be arbitrate the dispute, take into the account the cost, convenience, etc. This dependent on the negotiating the ability of the party। पता है क्या कह रहा है,
अब यहाँ पर दोनों पार्टीज को ये भी राइट होता है कि अगर आप आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, अब देखो ऊपर तो हमने वेन्यू डिसाइड किया, सॉरी वेन्यू नहीं, प्लेस को डिसाइड किया, ठीक है, जहां पर आपको कहीं ना कहीं फैसला मिलने वाला है। ऊपर आपने लॉ को डिसाइड किया, लॉ को डिसाइड करने के बाद आपने कोर्ट टू द हियर, कहाँ पे कोर्ट सुनवाई करेगी। देन उसके बाद आप बात किए जा रहे हैं कि जो भी बीच का जो पर्सन होता है, आर्बिट्रेटर होता है, न्यूट्रल पर्सन होता है, वो हम दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ट्रिब्यूनल, क्या स्पेसिफिक जो ट्रिब्यूनल है वो अपने रूल रेगुलेशन अप्लाई कर सकती है, या फिर हम सिंपल एडहोक को अडोप्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ जो कॉस्ट है, कन्वीनियंस है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो ये तभी होगा जब दोनों पार्टी क्या करेंगी, बातचीत करेंगी। ठीक है, अगर इन केस ये साइलेंट है कि दोनों पार्टीज ये बता नहीं पा रहे कि आपका जो आर्बिट्रेटर है वो कौन होने वाला है, तो इस केस में ये डिटरमाइन किया जाएगा वेन्यू और प्लेस आर्बिट्रेशन हैविंग रिगार्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे उस केस के, और दूसरा दोनों पार्टीज के लिए कन्वीनियंस हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है एप्लीकेबल द प्रोसीजरल लॉ। अब यहां पर हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाँ यही थी कि इस सब्सटेंटिव लॉ के अंदर तो क्या बताया कि किसकी क्या राइट है, दोनों पार्टीज की क्या राइट है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, मीन्स कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये सब चीजें यहाँ पे डिसाइड की गई है। ठीक है, बट हाँ इन चीजों को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये यहाँ पे किया जाएगा। प्रोसीजरल लॉ की बात अगर की जाए तो ये बताता है कि कैसे आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, इनको क्या करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले हो, इनको एप्लीकेबल करने वाले हो, जो भी आपने राइट ऑब्लिगेशन ड्यूटीज को फ्रेम किया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइजेशन एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द फॉरेन जजमेंट एंड द आर्बिट्रल अवार्ड। ये फाइनली लास्ट पॉइंट आ जाता है। पता है क्या कहता है कि जो भी आर्बिट्रेटर ने फाइनल डिसीजन दिया है, अब देखो यहां पर ये डिसीजन इन्होंने दे तो दिया, एक सेकेंड, मान लीजिए ये जो पर्सन था, ये इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, इन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट सबमिट किया जिसकी हेल्प से इन्होंने किस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया। ये बिलोंग करता था भाई इंडिया से और ये बिलोंग करता था यूके से। ठीक है, अब इसने तो फाइनल डिसीजन दे दिया। अब बात करते हैं कि इसका, हमने एक बात पढ़ी थी कि इसका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, दोनों पार्टीज को कंपलसरी है क्यों मानना पड़ेगा। बट यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों कंट्रीज के जो इसने जो रिजल्ट सुनाया है, जो भी फाइनल डिसीजन सुनाया है, क्या वो डिसीजन क्या इस कंट्रीज के रूल रेगुलेशंस को हार्म तो नहीं कर रही है, क्या इस कंट्रीज के रूल रेगुलेशन को हार्म तो नहीं कर रही है। अगर किसी भी कंट्रीज के रूल रेगुलेशन को ये मतलब लीगली नहीं होता डिसीजन, ठीक है, किसी भी कंट्रीज के रूल रेगुलेशन को तोड़ रही है, टर्म एंड कंडीशन को तोड़ रही है, ब्रीच कर रही है, तो इस केस में जो आर्बिट्रेटर है उसका जो रिजल्ट है वो नहीं माना जाएगा। कंसेप्ट आ रहा है समझ में? तो कहने का मतलब फाइनली ये है कि जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन सुनाएगा वो देखना है कि दोनों कंट्रीज के रूल रेगुलेशन के अंदर ये फेवरेबल है या नहीं है। अगर फेवरेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके डिसीजन को नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूटिली एक्सरसाइज हो जाएगी, दैट मींस ये फालतू का काम हो जाएगा, फालतू की प्रोसेस होने वाली। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिपेंडेंट अगेंस्ट द whom the judgment has been rendered does not have the assets which can be seized in the country for the justification jurisdictions, it is essential to have the judgment recognized and enforced in the dependent होम कंट्रीज। जो भी आपकी डिपेंडेंट कंट्रीज, जो भी पर्सन है डिपेंडेंट, उसकी होम कंट्री में ये देखा जाएगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है कि क्या उस कंट्री के अंदर इस जजमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है, नहीं किया गया, उसको माना गया है, नहीं माना गया, उसको देखा जाएगा। ठीक है, फॉरेन जजमेंट आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स। जो आपने जजमेंट सुनाया है वो जरूरी नहीं है कि वो इजिली एनफोर्स हो सकता है, इसकी इजिली वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, उसको एप्लीकेबल होने के लिए ये देखा जाएगा कि आप किसी भी कंट्रीज के रूल रेगुलेशंस को ब्रीच तो नहीं कर रहे हो, इसकी अनफेवरेबल तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो जितनी भी आपने प्रोसेस किए वो सारे की सारी क्या हो जाएगी, फ्यूटिल एक्सरसाइज हो जाएगी।
ठीक है। तो कहने का मतलब, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं स्टेप लिखूं तो यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ की बात की जा रही है कि आपको पर्टिकुलर लॉ डिसाइड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको क्या डिसाइड करना होगा, आपको जुडिक्शंस का प्लेस डिसाइड करना होगा जहां पर आपकी हियरिंग होने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद आपको वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, वेन्यू ऑफ द आरबी लेटर, दैट मीन्स किस पर्सन को आप अपॉइंट करने वाले हो। देन फाइनली आप ये डिसाइड करने वाले हो, एक सेकेंड, फोर्थ पॉइंट क्या था, एप्लीकेबिलिटी मीन्स की किस रूल रेगुलेशन, अब फाइनली वो इम्प्लीमेंट की बात आ रही है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात की जा रही है, ठीक है। देन उसके बाद ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन का पॉइंट आएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पर ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए, आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स का ये जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का भी, जून 2023 का भी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, चैनल पर विजिट कीजिए। और हाँ, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे विजिट कीजिए जहां पर आपको 1 बाय 1 सभी जो सब्जेक्ट्स की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। हमने ऑडिटिंग का भी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जीएसटी भी कंप्लीट कर लिया है। अब फाइनली हम आईबीओ को कंप्लीट करने वाले हैं, साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको एक्सेस कीजिए, ठीक है जी। अब बात आ जाती है, अब आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आप ले सकते हैं, आपको ₹9 पे करने होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आप टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए और साथ ही साथ वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि ये जो चैप्टर है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ट्रेड का, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।